नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी। आलमी खबरनामे में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। इसराइली क़ाबिज़ फ़ौज ने गज़ा पट्टी में किए फिर हमले, 47 शहरी शहीद और 52 हुए ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली फ़ौज, हमास और फ़लस्तीनी इस्लामिक जहाद के अस्करी ग्रुप को लिस्ट ऑफ शेम में शामिल कर दिया। ताज़ा रिपोर्ट में बताई गई तफसीलात। आज ईरान में क़ब्ल अज़ वक्त सदारती इंतख़ाबात के इनेकाद, 4 उम्मीदवार मैदान में, दोनों में नतीजे का इम्कान। अमेरिका में सदारती इलेक्शन से कबल हुआ पहला मुबाहिसा, सदर बाइडन हिचकिचाहट का शिकार, जबकि ट्रंप ज़्यादा पुरएतमाद दिखाई दिए। नाज़रीन, ये थी सुर्खियाँ। अब खबरों की तफसील पेश है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने ऐलान किया कि इसराइली क़ाबिज़ फ़ौज ने गज़ा पट्टी में ख़ानदानों के ख़िलाफ़ मज़ीद 3 कत्लेआम किए, जिनमें 47 शहरी शहीद और 52 ज़ख्मियों को गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अस्पताल में दाखिल किया गया। गुज़िश्ता 7 अक्टूबर से जारी इसराइली जारहियत में अब तक 38,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद और 86,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। वज़ारत सेहत का कहना है कि इसराइली फ़ौज की बमबारी में दर्जनों फ़लस्तीनी मलबे तले दब चुके हैं और कुछ सड़कों पर हैं, जिन्हें इसराइली बमबारी की वजह से मदद फराहम नहीं की जा सकती। इस जंग में अब तक 20-20 लाख के अफराद बेघर हो चुके हैं। बुनियादी ढांचे का 70% से ज़्यादा हिस्सा तबाह हो चुका है और गज़ा की सख्त नाकाबंदी और मुसलसल जंगबंदी के नतीजे में गुंजान आबाद इलाके क़हत की लपेट में आ गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली फ़ौज, हमास और फ़लस्तीनी इस्लामिक जहाद के अस्करी ग्रुप को लिस्ट ऑफ शेम में शामिल किया है। इस फहरिस्त में ऐसे ग्रोहों के नाम शामिल किए जाते हैं जो दौरान जंग ऐसी कार्रवाइयाँ करते हैं जिनसे बच्चों को नुकसान पहुँचा हो। पेश है तफसीलात। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली फ़ौज, हमास और फ़लस्तीनी जंगजू ग्रुप को लिस्ट ऑफ शेम में शामिल कर दिया है। इस फहरिस्त में ऐसे ग्रुपों के नाम शामिल किए जाते हैं जो दौरान जंग ऐसी कार्रवाइयाँ करते हैं जिससे बच्चों को नुकसान पहुँचता हो। ये फहरिस्त अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की बच्चों और मुसल्लह झड़पों पर सालाना रिपोर्ट में शामिल है। ये ताज़ा रिपोर्ट 13 जून को अवामी सतह पर जारी कर दी गई और इसमें सन 2023 के दौरान बच्चों को नुकसान पहुंचने वाली कार्रवाइयों पर तफसीली रोशनी डाली गई। सलामती कौंसिल ने इस रिपोर्ट में सामने आने वाले इंकशाफात पर बहस भी की है। इस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि सन 2023 में जंगों में बच्चों पर होने वाला तशद्दुद इंतहा पर था, जिसमें 21% इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में भी कहा गया कि जंग के दौरान बच्चों को कत्ल और माजूर करने वाले वाक़यात में हैरानकुन 35% इजाफा हुआ। इस रिपोर्ट में इसराइल और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों का इन खित्तों में शुमार हुआ जहाँ बच्चों के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा संगीन खिलाफ वर्जियाँ हुई। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस रिपोर्ट में इसराइली फ़ौज से मंसूब 5,698 खिलाफ वर्जियों की तस्दीक की है। रिपोर्ट के मुताबिक 2051 वाक़यात को बच्चों के खिलाफ कार्रवाइयों से मंसूब करने का अमल अभी भी जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने चंद अहम उमूर की तस्दीक की, जिनमें 2267 फ़लस्तीनी बच्चों की हलाकतें, जिनमें से अक्सरियत गज़ा में 7 अक्टूबर से 31 दिसंबर के दौरान भी रिपोर्ट में शामिल किए गए। ज़्यादातर वाक़यात आबादी वाले इलाकों में इसराइली फ़ौज के हमलों से पेश आए। 7 अक्टूबर को शुरू हुई इस जंग में इसराइल के बदतरीन मज़ालिम पूरी दुनिया के सामने जग ज़ाहिर है, लेकिन इसके बावजूद फ़लस्तीन का जंगजू ग्रुप हमास का इसमें शामिल होना हैरान कुन अमल समझा जा रहा है। लिस्ट ऑफ शेम दरअसल अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की करारदाद है, जिसमें तंजीम के सेक्रेटरी जनरल से दरख्वास्त की गई थी कि वो जंग के फ़रीक़ैन की फ़हरिस्त बनाएं जो बच्चों को भर्ती करते हैं और उनका इस्तेमाल भी किया जाता है। सन 1996 में मुसल्लह झड़पों में बच्चों पर पड़ने वाले असरात का जायज़ा लेने के लिए सेक्रेटरी जनरल के ख़ुसूसी नुमाइंदा का ओहदा भी मुतारिफ़ करवाया गया था। इसका काम यह था कि जंग के दौरान बच्चों पर पड़ने वाले असरात की निशानदेही करें। इसी सिलसिले के तहत ये लिस्ट ऑफ शेम तैयार की जाती है और इस मरतबा इसराइल का नाम नुमाया तौर पर इसमें शामिल किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। अक़वाम मुत्तहिदा के तफ्तीशकार ने इसराइली फ़ौज को दुनिया की सबसे ज़्यादा मुजरिमाना फ़ौज में से एक करार दिया है। 7 अक्टूबर से हमास और इसराइल के दरमियान जारी जंग में होने वाली ज़्यादतियों से मुताल्लिक़ जारी रिपोर्ट पर अक़वाम मुत्तहिदा के तफ्तीशकार क्रिस सिडोटी ने कहा कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू दोहराते रहते हैं कि इसराइली फ़ौज दुनिया की सबसे अखलाक़ी फ़ौज है। इन्होंने कहा कि मेरे पास अखलाक़ियत का अंदाज़ा लगाने की महारत और इख्तियार नहीं है। हो सकता है कि नेतन्याहू के पास हो, लेकिन मेरे पास मुजरिमाना तर्ज़ अमल का अंदाज़ा लगाने की महारत और इख्तियार है, जिसका इस्तेमाल हालिया वाक़यात के तनाज़ुर में एक रिपोर्ट में किया जाता है। क्रिस सिडोटी का कहना है कि पेश की गई रिपोर्ट से आप एक नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं कि इसराइल दुनिया की सबसे ज़्यादा मुजरिमाना फ़ौज है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने के बाद आज ईरान में क़ब्ल अज़ वक्त सदारती इंतख़ाबात मुनक़िद हो रहे हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक क़ब्ल अज़ वक्त ईरानी सदारती इंतख़ाबात में 2 उम्मीदवार मुकाबले की दौड़ से दस्तबरदार हो चुके हैं, जबकि सदारती इंतख़ाबात के लिए 4 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा।
ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ صدارت کے لیے سعید جلیلی، محمد باقر، مسعود پشیگان، مصطفیٰ پور محمدی کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ دستبردار ہونے والوں میں میئر تہران علی رضا کانی اور سربراہ شہداء فاؤنڈیشن امیر حسین غازی زادہ شامل ہیں۔ دونوں امیدوار مقبولیت میں کمی کی وجہ سے دستبردار ہوئے ہیں۔ واضح ہے کہ صدر ابراہیم رئیسی کی حادثاتی موت کے بعد ایران میں قبل از وقت انتخابات منعقد ہو رہے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق صدارتی انتخابات کے حتمی نتائج کا اعلان 2 روز میں کیا جائے گا۔ امریکہ میں صدارتی الیکشن سے قبل مباحثے ہوتے ہیں۔ پہلے مباحثے میں صدر بائیڈن ہچکچاہٹ کا شکار دکھائی دیے اور ان کی باتیں بھی مبہم تھیں، جبکہ ٹرمپ زیادہ پراعتماد رہے۔ پیش ہے سیاست ٹی وی کی یہ خصوصی رپورٹ۔ جمعرات 27 جون سے قبل بہت سے امریکیوں کو صدر جو بائیڈن کی عمر اور ان کی فٹنس کے بارے میں خدشات لاحق تھے، تاہم سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہوئے مباحثے نے ان خدشات کو ختم کرنے کے بجائے مزید تقویت بخش دی۔ پہلے صدارتی مباحثے میں صدر بائیڈن ایک واضح اور آسان ہدف کے ساتھ داخل ہوئے، لیکن وہ اپنے کسی بھی ہدف کو حاصل کرنے میں ناکام دکھائی دیے۔ پوری بحث کے دوران وہ ہچکچاہٹ کا شکار تھے، ان کی باتیں مبہم تھیں۔ بحث کے دوران بائیڈن کی ٹیم نے میڈیا کو بتایا کہ صدر زکام کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے ان کی آواز خراب اور مبہم سنائی دی جا رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو بھی، لیکن بظاہر ہی ایک بہانہ لگ رہا تھا۔ تقریباً 90 منٹ تک جاری رہنے والے مباحثے کے دوران ایسا محسوس ہوتا رہا جیسے جو بائیڈن اپنی باتوں پر قابو نہیں رکھ پا رہے تھے۔ ان کی جانب سے دیے جانے والے کچھ جوابات انتہائی بے تکے تھے۔ مباحثے کے دوران ایک سوال کے جواب انہوں نے ایک ایک کر ختم کر دیا کہ ہم نے آخرکار میڈیکر کو ہرا دیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ میڈیکر امریکی حکومت کے زیر انتظام بزرگوں کی صحت کی دیکھ بھال کا ایک پروگرام ہے۔ اس مباحثے کے فوراً بعد جو بائیڈن کی سابقہ کمیونیکیشن ڈائریکٹریٹ بیڈنگ فیلڈ CNN پر موجود تھی، انہوں نے واضح الفاظ میں اس بات کا اعتراف کر دیا کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ بحث کسی بھی صورت جو بائیڈن کے لیے مثبت ثابت نہیں ہوئی۔ جو بائیڈن کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ثابت کرنا تھا کہ بطور صدر کام کرنے کے لیے نہ ان میں صرف توانائی ہے بلکہ وہ فٹ بھی ہیں، لیکن بائیڈن ایسا کرنے میں ناکام رہے۔ جیسے جیسے بحث آگے بڑھی، اپنی ہار کو جیت میں بدلنے کی کوشش میں کسی شکست خوردہ باکسر کی طرح بائیڈن نے بھی کھیل کی رفتار میں تبدیلی لانے کی کوشش کی اور اپنے حریف پر تیزی کے ساتھ وار کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ ان میں سے کچھ وار تو اپنے ہدف پر لگے جنہوں نے شاید سابق صدر یعنی ٹرمپ کو غصہ بھی دلایا۔ بحث کے دوران سابق صدر ٹرمپ بڑی حد تک نظم و ضبط کے ساتھ ساتھ کارکردگی بہتر بتانے میں کامیاب رہے اور انہوں نے ایسے کسی بھی موضوع میں پڑھنے سے اجتناب کیا جس سے بحث پٹری سے اترنے کا اندیشہ تھا، جیسا ان کے ساتھ سن 2020 میں ہوئے مباحثوں کے دوران ہوا۔ ٹرمپ کافی حد تک تمام گفتگو کو بائیڈن کے ریکارڈز پر مرکوز رکھنے میں کامیاب رہے۔ دوران بحث ٹرمپ نے کئی بار ایسے دعوے کیے جن کو حقائق کے ساتھ ثابت بھی نہیں کر سکے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کئی موقع پر جھوٹ کا بھی سہارا لیا، لیکن بائیڈن کی ان کی غلط بیانیوں کو بے نقاب کرنے میں ناکام رہے۔ مثال کے طور پر جب اسقاط حمل پر بات ہوئی تو سابق صدر نے اسے بارہا ڈیموکریٹس کی انتہا پسندی سے جوڑنے کی کوشش کی۔ انہوں نے یہ غلط دعویٰ بھی کیا کہ ڈیموکریٹس بچوں کی پیدائش کے بعد اسقاط حمل کی تائید کرتے ہیں۔ اسقاط حمل کا موضوع ہمیشہ سے ڈونلڈ ٹرمپ اور ریپبلکن کی کمزوری رہی، لیکن بائیڈن اس پر بھی پوائنٹ اسکور نہ کر سکے اور فقط اتنا کہہ سکے کہ آپ نے جو کیا وہ بہت غلط ہے۔ بحث کے دوران بعض اوقات صدر بائیڈن مؤثر طریقے سے ریپبلکن امیدوار پر وار کرنے اور انہیں غصہ دلانے میں بھی کامیاب رہے۔ واضح ہے کہ امریکہ کا یہ معمول ہے کہ وہ الیکشن سے پہلے صدارتی مباحثے منعقد کرواتا ہے، اس کے بعد الیکشن کی باری آتی ہے اور الیکشن کے بعد نتیجوں کا اعلان ہوتا ہے اور نیا امریکی صدر اپنا عہدہ سنبھالتا ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہلے صدارتی مباحثے میں شریک ہوئے۔ بائیڈن اور ٹرمپ نے اسٹیج سنبھالا، ووٹروں نے بھی اپنے انداز میں دونوں امیدواروں کے بارے میں تبصرے کیے۔ صدر بائیڈن اور ٹرمپ سن 2020 کے بعد پہلی بار اٹلانٹا میں ایک ہی اسٹیج پر آئے۔ ڈیموکریٹک اور ریپبلکن امیدواروں کے درمیان ہونے والی بحث کو دیکھنے کے لیے ووٹرز کی بڑی تعداد جمع ہوئے۔ کیلیفورنیا کے شہریوں نے صدارتی مباحثے پر رد عمل ظاہر کیا ہے۔ So obviously a lot of interest in the presidential race this year, even though it's the two folks that were expected to be in it, and we've been here before, we still want to affect change and we care about our community. And so that's why I think the reason why Uptown Tavern here is sold out and everyone's tuned into the debate.
I have been surprised by the reactions from the crowd, actually, especially when Trump has been speaking about some of the things, and people are like, oh, come on, or, oh, what do you... And I think that Joe Biden's been doing a pretty darn good job so far. I think people have been surprised by that as well. I was expecting some pretty softball questions, but I was wrong, because CNN has done really well at doing really good questions and really deep diving questions. I think the debate this time around is a lot more structured, which is good. You know, it doesn't seem like it's a free-for-all like the last time. I think that some of the questions aren't being answered, though, by the candidates, which is unfortunate. I'm a registered Democrat and will vote Democrat, but, you know, so it hasn't changed my opinion of how to vote. I think what I wanted to see is what perspectives Trump has either changed or evolved, and I'm not seeing it. I think the airing of some dirty laundry was, I guess not unexpected, but, kind of probably the most. लेबनानी वज़ीर-ए-आज़म से गुफ्तगू में तुर्क सदर अर्दवान ने इसराइली हमलों के फौरी खात्मे की ज़रूरत पर जोर दिया और ख़दशा ज़ाहिर किया है कि इसराइल के जारहाना इक़दामात इंतहाई ख़तरनाक हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि तुर्किया इसराइल की जारहाना पॉलिसियों के ख़िलाफ़ लेबनान के साथ है। सदर तैयब अर्दवान ने लेबनानी वज़ीर-ए-आज़म नजीब मीक़ाती से टेलीफ़ोन पर रब्ता करते हुए बात की। इस गुफ्तगू में इसराइल की तरफ से लेबनान के ख़िलाफ़ मुमकिना जारहियत, गज़ा पर हमलों और ख़ित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर तबादला ख़याल किया गया। इस बातचीत में सर अर्दवान ने इसराइली हमलों के फौरी खात्मे की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि आलमी बरादरी और मुस्लिम उम्मा को वक्त ज़ाय किए बगैर इसराइल को रोकने की ज़रूरत है, जो कि इलाक़ाई व आलमी अमन के लिए ख़तरा बन रहा है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। इसराइली क़ाबिज़ फ़ौज ने गज़ा पट्टी में किए फिर हमले, 47 शहरी शहीद और 52 हुए ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली फ़ौज, हमास और फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद के अस्करी ग्रुप को लिस्ट ऑफ शेम में शामिल कर दिया। ताज़ा रिपोर्ट में बताई गई तफसीलात। आज ईरान में क़ब्ल अज़ वक्त सदारती इंतख़ाबात के इनेक़ाद, 4 उम्मीदवार मैदान में, दोनों में नतीजे का इम्कान। अमेरिका में सदारती इलेक्शन से कबल हुआ पहला मुबाहिसा, सदर बाइडन हिचकिचाहट का शिकार, जबकि ट्रंप ज़्यादा पुरएतमाद दिखाई दिए। नाज़रीन, इसके साथ ही आलमी ख़बरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।